छात्रों, इसके पहले आपको बताए थे कि फ्रांस की क्रांति में लुई 16वें की फांसी के बाद, यानी लुई 16वें की फांसी हुई थी 21 दिसंबर 1793 ईस्वी को। उसके बाद ये प्रश्न आता है कि लुई 16वें के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था को किसने संभाला। तो लुई 16वें की फांसी के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था को राष्ट्रीय सभा ने संभाला था। राष्ट्रीय सभा मीन्स प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय सभा किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय सभा 3 व्यक्तियों के समिति थी जिसको राष्ट्रीय सभा कहा गया था। और राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल जो था वो था 1793 से 1795, यानी 2 वर्ष। राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 1793 से 1795। लेकिन ये राष्ट्रीय सभा लुई 16वें की फांसी के बाद फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को संभालने में असमर्थ हो गई। क्योंकि जब ये असमर्थ हो गई तो राष्ट्रीय सभा को ख़त्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया और उसके बाद डायरेक्टरी का गठन किया गया। डायरेक्टरी मीन्स ये 5 लोगों की एक समिति थी जो कि डायरेक्टरी जिसको कहा गया। ये डायरेक्टरी का कार्यकाल था 1795 से 1799 ईस्वी, यानी 1795 से 1799, यानी 4 वर्ष। छात्रों, पूछा जाता है कि डायरेक्टरी का कार्यकाल बताइए, राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल बताइए, एक नंबर के प्रश्न में। तो आप राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल यानी 1793 से 1795, 2 वर्ष। डायरेक्टरी का कार्यकाल 1795 से 1799 ईस्वी। डायरेक्टरी क्या थी? 5 लोगों की एक समिति थी जिसको डायरेक्टरी कहा गया। इसी डायरेक्टरी के कार्यकाल में नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान हुआ था। वो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का एक साधारण सिपाही था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के बल पर और अपनी तलवार के बल पर साधारण सिपाही से उठ करके वो फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट का जब उत्थान हुआ तो उसने डायरेक्टरी को भंग कर दिया और डायरेक्टरी को भंग करने के पश्चात उसने फ्रांस की शासन व्यवस्था को उसने अपने हाथों में ले लिया। और वो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का इतना ताकतवर व्यक्ति हो गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके हस्तक्षेप करने की किसी को हिम्मत नहीं। तो अंत में फ्रांस के लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट बना दिया जाए। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को ये हुआ कि उसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। छात्रों, जिस दिन नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक हो रहा था, फ्रांस के जितने भी राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया था और पूरा सभा कक्ष लगा था। नेपोलियन बोनापार्ट सिंहासन पर बैठा था और फ्रांस की ये व्यवस्था थी कि जो सिंहासन पर बैठता था, जो सम्राट बनता था, वहाँ का पुरोहित उसको ताज यानी मुकुट पहनाता था। नेपोलियन बोनापार्ट सिंहासन पर बैठा था और वहाँ का पुरोहित थाल में यानी वो ताज जिसको मुकुट कहा जाता था वो ले करके आगे बढ़ा। और जब नेपोलियन बोनापार्ट के सामने वो पहुंचा तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने म्यान से तलवार को निकाला और उसने पुरोहित के सीने पर लगा दिया। कहा कि रुको पुरोहित। पूरी सभा जो है वो अवाक, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कहे कि अब क्या होने वाला है। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने जा रहा है, उसके बाद ऐसी कौन सी बात होने जा रही है। और उसने पुरोहित के सीने पर लगा दिया और वो फिर खड़ा हुआ। छात्रों, खड़ा होने के बाद उसने अपने म्यान से तलवार को निकाला था, पुरोहित के सीने पर लगा करके ही वो खड़ा हुआ। और खड़ा होने के बाद उसने उस मुकुट की तरफ, ताज की तरफ इशारा करके उसने कहा कि इस ताज को
इस मुकुट को प्राप्त करने में हमारी आज तक किसी ने सहायता नहीं की। यदि हमारी किसी ने सहायता किया तो स्वयं वो हमारा तलवार। छात्रों, उसने तलवार को उसी सभा की ओर घुमाया, लहराया उसने, और उसने कहा कि इस मुकुट को, इस ताज को प्राप्त करने में हमारी किसी ने सहायता नहीं की। यदि हमारी किसी ने सहायता किया तो हमारा तलवार। और छात्रों, उसी तलवार से उसने, उसी थाल से उसने मुकुट को उठाया और अपने सर पे रख लिया। जब नेपोलियन बोनापार्ट पुरोहित के सीने पर तलवार लगा दिया और वो जब खड़ा हुआ तो उस सभा कक्ष में जितने लोग बैठे थे वो सब अवाक हो गए। सब कोई एक दूसरे की ओर देखने लगे कि अब ये क्या होने जा रहा है। छात्रों, कोई किसी से प्रश्न नहीं कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे का ये हाव भाव बता रहा था कि सब कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि ये क्या होने जा रहा है। लेकिन उस सभी के प्रश्नों का उत्तर वो स्वयं दिया और खड़ा हुआ। और छात्रों, वही कहा उसने कि इस मुकुट को, ताज को प्राप्त करने में हमारी किसी ने सहायता नहीं की। यदि हमारी किसी ने सहायता किया तो हमारा मुकुट, हमारा ये तलवार। और उसने तलवार को लहराते हुए दिखाया और उसी तलवार से उसने थाल से मुकुट को उठाया और अपने सर पर रख लिया। छात्रों, 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बैठ गया और सम्राट बनने के बाद उसने 3 वर्षों के अंदर 1805, 1806, 1807 ईस्वी में यूरोप के 3 शक्तिशाली देशों को उसने पराजित कर दिया। पराजित नहीं किया, रौंद डाला। 1805 ईस्वी में उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, 1806 ईस्वी में उसने प्रसा को पराजित किया और 1807 ईस्वी में उसने रूस को पराजित कर दिया। इन 3 देशों को, ये जो यूरोप के शक्तिशाली देश माने जाते थे, और इन तीनों देशों को नेपोलियन बोनापार्ट अकेले अपने दम पर जब पराजित कर दिया, पराजित नहीं किया, रौंद डाला, तो पूरा यूरोप के देशों में नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के आतंक, भय समा गया। छात्रों, जिस तरह आप लोगों ने निचली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जिधर मुड़ जाता था उधर मैदान साफ हो जाता था, उसी तरह 1807 ईस्वी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में ऐसा उसका भय समा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट जिस देश की तरफ क्रोध से वो देख देता था, वो देश उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता था। और 1807 ईस्वी के बाद यूरोप के देशों में नेपोलियन बोनापार्ट का आतंक इस तरह भयप्रद हो गया कि सारे देश, यूरोप के सारे देश से मतलब ये कि जो मजबूत थे और जो कमज़ोर थे, वो सारे देश एक हुए और उन लोगों ने कहा, उन सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपनी आपसी ईर्ष्या, द्वेष, कटुता को भूल करके नेपोलियन बोनापार्ट का जब तक सामना नहीं करेंगे तो यूरोप का कोई भी ऐसा देश सक्षम नहीं है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट को अकेले अपने दम पर पराजित कर दे। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप का भाग्य विधाता बनता जा रहा था। तो अंत में यूरोप के सारे देश मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध किया। प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट पहली बार कहाँ पर पराजित हुआ था? तो 1813 ईस्वी में लिपजिंग के मैदान पर नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ यूरोप के सारे देश मिलकर के उससे युद्ध लड़े और नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया। कहाँ पर? लिपजिंग के मैदान में 1813 ईस्वी में। लेकिन छात्रों, नेपोलियन बोनापार्ट पराजित तो हो गया, लेकिन वो 2 वर्षों के अंतराल में उसने अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा कर लिया, फिर से मजबूत बना लिया और फिर वो 2 वर्ष के बाद
यानी 1815 ईस्वी में उसने फिर यूरोप के देशों को उसने ललकारा और फिर वही स्थिति 1815 ईस्वी में यूरोप के सारे शक्तिशाली देश, सारे कमज़ोर देश एक होकर के और नेपोलियन बोनापार्ट से उन लोगों ने युद्ध लड़ा। कहाँ पे? वाटरलू के मैदान में। 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट दूसरी बार युद्ध लड़ा और उस वाटरलू के मैदान में पराजित हो गया और पराजित हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद उसको हेलेना नामक द्वीप में उसको रखा गया था, जहां पर उसकी 5 मई 1821 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। यानी छात्रों, नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर जो प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान किसके कार्यकाल में हुआ, तो एक लाइन में आप लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान डायरेक्टरी के कार्यकाल में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट पहली बार कहाँ पराजित हुआ, तो 1813 ईस्वी में लिपजिंग के मैदान में। नेपोलियन बोनापार्ट पूर्ण रूप से कहाँ पराजित हुआ, 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में हुआ था। उसको कहाँ पर बंदी बना करके रखा गया था, हेलेना नामक द्वीप में रखा गया था, जहाँ पर 5 मई 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो छात्रों, इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति आपकी यहीं पर ख़त्म होता है। यानी लुई 16वें के से लेकर के नेपोलियन बोनापार्ट तक ये प्रश्न आता है। और इस तरह से यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।